साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी पटवारी और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश जीके यानी कि एमपी जीके की आपको टेंशन नहीं लेनी है। यह है क्लास नंबर 18। इससे पहले हम 17 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो जैसा कि आपको पता है एमपी पुलिस का एग्जाम 8 तारीख से स्टार्ट हो गया है, तो आपसे ये गुजारिश की जाती है कि वो सभी 17 वीडियो, साथ ही साथ में एमपी करंट अफेयर की जो अलग से वीडियो बनाई गई है, उन सभी वीडियो को देख लीजिए। ये सारी वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। ये सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है? तो सारी वीडियो देख लीजिएगा। एमपी जीके स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक एमपी जीके फतह एग्जाम करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। इन दोनों प्लेलिस्ट में आपको एमपी की सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी, तो सभी वीडियो आपको देख लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। यहाँ पर होगा आपका एमपी जीके, एमपी करंट अफेयर और एमपी स्टैटिक जीके से संबंधित सभी प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुछ जनजातियों से वेश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? देखिए, योजनाएं परियोजनाएं जो भी शुरू की जाती हैं उनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उनकी डेट क्या है, कब चालू की गई, किससे संबंधित है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बताइए, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, या फिर लालिमा योजना है, या फिर जाबाली योजना है, या फिर लाडली लक्ष्मी योजना है? तो ऐसी कौन सी योजना है जो वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए चालू की गई है? आइए देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि जाबाली योजना चालू की गई है कुछ जनजातियों को वेश्यावृत्ति में जाने से रोकने के लिए। देखिए, कुछ जानकारी देते हैं कब शुरू की गई। तो मध्य प्रदेश में कुछ जनजातियों से वेश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिए जाबाली योजना की शुरुआत की गई है। जाबाली योजना 1992-93 में शुरू की गई थी। यह योजना मध्य प्रदेश की बेदिया, बांसड़ा और सांसी जनजातियों पर लक्षित है। ये तीन ऐसी जनजातियां हैं जो कि गरीबी की वजह से वेश्यावृत्ति की ओर यहाँ पर अग्रसर होती हैं। इनको रोकने के लिए ही ये योजना चालू की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक बच्चे को 500 से लेकर के 525 रुपए यहाँ पर दिए जाएँगे, जिससे कि उनका खाना खर्चा चल सके, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सही ढंग से मिलान किया गया है? यानी कि बिल्कुल सही मैच इनमें से कौन-सा है, ठीक है? आइए देखते हैं। कुँवर चैन सिंह, क्या इन्हें बिंद का शेर कहा जाता है? अमृतलाल बेगड़, क्या इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है? नंबर 3 है कुंजीलाल दुबे, क्या इन्हें मध्य प्रदेश का कानूनविद कहा जाता है? नंबर 4 है अलाउद्दीन खां, क्या इन्हें संगीत सम्राट कहा जाता है? तो चलिए आंसर देखते हैं कि कौन-सा बिल्कुल सही मैच है इसमें से। चलिए, सही आंसर है इसका सी, यानी कि पंडित कुंजीलाल दुबे को मध्य प्रदेश का कानूनविद कहा जाता है। ये बिल्कुल सही मैच है, बाकी के तीनों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है? चलिए, कुंजीलाल दुबे जी के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो देखिए, पंडित कुंजीलाल दुबे को मध्य प्रदेश के कानूनविद के रूप में जाना जाता है, ठीक है? पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। वे 1 नवंबर 1956 से 7 मार्च 1967 तक कार्यालय में कार्य करते रहे थे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस भाग को प्राचीन काल में मैकाल के नाम से जाना जाता था? भोजपुर, भेड़ाघाट, अमरकंटक या फिर खजुराहो? चलिए आंसर देखें इसका। सही आंसर है सी, यानी कि अमरकंटक को प्राचीन काल में मैकाल के नाम से जाना जाता था। इसके बारे में और जानकारी बताने से पहले आपको बता दें कि आपके एग्जाम में एमपी करंट अफेयर और एमपी जीके के साथ-साथ में जो आपकी नॉर्मल करंट अफेयर होती है, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, वो भी लगभग 5 से 6 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम एमपी पुलिस में, ठीक है? तो हम आपके लिए आज शाम को वीडियो लेकर के आने वाले हैं। वो वीडियो होगी, लगभग 50 क्वेश्चन उसमें होंगे, और डेली हम आपके लिए 50 क्वेश्चन की वीडियो लेकर के आने वाले हैं करंट अफेयर की, ठीक है? 50-50 करके जब तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, यानी कि 8 जनवरी तक हम लगभग आपको कम से कम 250 से 300 प्रश्न करा देंगे, जो आपके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के होंगे। सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे वो, चाहे आपको ग्रुप डी देना है, चाहे आपको रेलवे देना है, चाहे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस देना है, सबके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है? चलिए, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, अमरकंटक अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप एमपी के एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्यों? तो देखिए, इसे तीर्थराज या फिर तीर्थ यात्रियों के राजा के रूप में जाना जाता है। ये 3 पर्वत श्रृंखलाओं सतपुड़ा, विंध्य और मैकाल से घिरा हुआ है, ठीक है? यह समुद्र तल से 3500 फीट की ऊँचाई पर है। नर्मदा, जोहिला और सोन, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। नर्मदा, जोहिला और सोन, ये तीनों नदियाँ जो हैं वो आपकी अमरकंटक से निकलती हैं, इसलिए यह फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह देश में पाए जाने वाले अरीय अपवाह तंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अमरकंटक में कौन-सा अपवाह तंत्र पाया जाता है? तो 3 नदियों की वजह से इसमें अरीय अपवाह तंत्र पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। परधौनी नृत्य मुख्य रूप से किस आदिवासियों के द्वारा किया जाता है? बैगा, भारिया, मुरिया या फिर बिरहोर?
आइए आंसर देखें, सही आंसर है ए यानी कि बैगा जनजाति के द्वारा परधौनी नृत्य किया जाता है। देखिए कुछ जानकारी, तो परधौनी नृत्य मुख्य रूप से बैगा आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है। बैगा जनजातियां मंडला, बालाघाट और खंडवा जिले में पाई जाती हैं। यह नृत्य विवाह समारोह में बारात के स्वागत के लिए किया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आपका परधौनी नृत्य है वो किस अवसर पर किया जाता है, तो आपको बताना है विवाह समारोह में बारात के स्वागत के लिए परधौनी नृत्य किया जाता है, बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का मुख्य विषय हाथी मुद्रा है। ये भी प्रश्न बनता है कि किस नृत्य का मुख्य विषय हाथी मुद्रा होता है, तो आपको बताना है परधौनी नृत्य का मुख्य विषय जो है वो आपका हाथी मुद्रा है। या फिर हाथी मुद्रा किससे संबंधित है, तो परधौनी नृत्य से संबंधित है। ये कुछ ऐसे डीपली प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में कंपटीशन क्रिएट करते हैं। ये हर किसी को नहीं पता होगा कि हाथी मुद्रा परधौनी नृत्य से संबंधित है या फिर परधौनी नृत्य बैगा से संबंधित है। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको गौर करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मवीर समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिशंकर परसाई, भवानी प्रसाद मिश्रा या फिर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। आइए आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है डी यानी कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर पत्र के संपादक थे। चलिए माखनलाल जी के बारे में बता देते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंधित हैं तो इनकी सारी रचनाएं आपको अच्छे से पढ़ लेना है। रचनाएं भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई ग्राम में हुआ था। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि इनका जो है जन्म कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा होशंगाबाद जिले के बाबई में इनका जन्म हुआ था। प्रभात, करमवीर और प्रताप जैसे राष्ट्रवादी मतलब कि राष्ट्रवादी जो पत्रिकाएं हैं इनके संपादक थे। तो इनकी पत्रिकाओं का नाम याद रखिएगा, प्रभा, करमवीर और प्रताप, ये तीनों माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिकाएं हैं। रचनाएं देखिए, हिम तरंगिणी, हिम हिम किरीटनी, युगचरण और साहित्य देवता भी इनके द्वारा लिखा गया था। ये भी आपको याद रखना है। प्रमुख कविताएं देख लीजिए, तो पुष्प की अभिलाषा आपने कई बार पढ़ा भी होगा। आपके कक्षा 8 के जो एग्जाम हुआ, कक्षा 8 की जो हिंदी किताब हुआ करती थी, पहले पेज पर पुष्प की अभिलाषा दिया रहता था। ठीक है, कैसे छंद बना देती और दीप से दीप जले, ये सभी रचनाएं जो हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, आप ध्यान दीजिएगा। इन सभी रचनाओं को आपको एक बार जरूर लिख करके रख लेना, एक बार जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। मध्य प्रदेश के ये लेखक हैं, तो मध्य प्रदेश के साहित्यकार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीर बुधान का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? शिवपुरी, नीमच, सागर, रीवा। आइए आंसर देखें। इस प्रश्न का सही आंसर है ए यानी कि शिवपुरी में पीर बुधान का मेला आयोजित किया जाता है। कुछ जानकारी आपको देते हैं, तो यह मेला हर साल अगस्त सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। यह मुस्लिम संत पीर बुधान की याद में आयोजित किया जाता है। यह मेला 250 साल पुराना है और पीर बुधान का मकबरा यहीं पर स्थित है। कहाँ पर? शिवपुरी में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दें, जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, वैसे ही हम आपके लिए एग्ज़ाम का जो आपके डेली एग्ज़ाम होते रहेंगे, उनका एनालिसिस भी डेली लेकर के हम आते रहेंगे आपके लिए, ठीक है? कि आज के पेपर में कैसे-कैसे प्रश्न आए हैं, उससे आपको प्रश्नों का लेवल पता चलता रहेगा और अगले एग्ज़ाम की आपकी तैयारी भी होती रहेगी। यानी अगले शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम है, तो आपकी तैयारी भी होती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने जैव ईंधन जेट्रोफा विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया है? चुटका ग्राम में, जमा गोदरानी में, बंसगढ़ी में या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखें, सही आंसर है सी यानी कि बंसगढ़ी में जो है सरकार ने जैव ईंधन जेट्रोफा विद्युत संयंत्र की स्थापना की है। देखिए कुछ जानकारी, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने मंडला जिले के बंसगढ़ी में जैव ईंधन विद्युत संयंत्र स्थापित किया है। इस संयंत्र की क्षमता कितनी है? तो 10 किलोवाट जो है वो इस संयंत्र की क्षमता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इंदौर का है। नंबर 2, मध्य प्रदेश में निवाड़ी जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नंबर 3, मध्य प्रदेश के मुरैना में सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया है। नंबर 4 है, मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर अलीराजपुर जिले में दर्ज की गई है। चलिए आंसर देख लें। सही आंसर है डी यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर अलीराजपुर जिले में दर्ज की गई है। यही बिल्कुल सही है। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन गलत हैं और आपसे सत्य ही पूछा गया है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले की पूरे भारत में साक्षरता दर सबसे कम है। अलीराजपुर में साक्षरता दर 36% दर्ज की गई है। तो याद रखिएगा 36% अलीराजपुर में साक्षरता दर है। चलिए अगला प्रश्न देखें। कागज पर चित्रकारी करने वाला भील समुदाय का पहला कलाकार कौन है? लाडोबाई, पेमा फात्या, भूरीबाई या फिर गंगूबाई? बताइए किसने सबसे पहले कागज पर चित्रकारी की है और वो भील समुदाय का कलाकार है? सही आंसर है सी यानी कि भूरीबाई एक ऐसी कलाकार हैं जो भील समुदाय से संबंधित हैं और पहली बार उन्होंने कागज पर चित्रकारी की है। देखिए, तो भूरीबाई के बारे में बता दें आपको, इनका जन्म झाबुआ के एक पिटोल गांव में हुआ है। ये भील कलाकार हैं, भील आदिवासी से संबंधित हैं और ये पिथौरा चित्र बनाने में जो है माहिर हैं। ठीक है,
झोपड़ी बनाने के कौशल में भी महारत हासिल करती हैं। कागज पर चित्रकारी शुरू करने वाली भील समुदाय की पहली महिला कलाकार हैं कौन? भूरीबाई। तो याद रखिएगा, भूरीबाई एक चित्रकार हैं। पूछा जा सकता है भूरीबाई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चित्रकारी से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य महिला आयोग कब स्थापित किया गया था? 23 मार्च 1998, 31 जनवरी 1992, 18 जनवरी 1999 या फिर 7 अगस्त 2018। सही आंसर है ए, यानी कि 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश का राज्य महिला आयोग स्थापित किया गया था। तो राज्य महिला आयोग के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। महिलाओं पर अत्याचार और अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। मध्य प्रदेश का राज्य महिला अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक वैधानिक निकाय है जिसमें एक दीवानी अदालत की शक्तियां होती हैं, ठीक है। डेट याद रखिएगा, वो आपके लिए जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष चालू की गई थी? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 1995, 1985, 1972 या फिर 1988। चलिए आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि 1972 में मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक नीति शुरू की गई थी। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो मध्य प्रदेश पहली औद्योगिक नीति 1972। मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति कौन सी है? तो प्रोत्साहन नीति 2014 में तैयार की गई है। जो लेटेस्ट है वो 2014 वाली है, ठीक है। सबसे पुरानी 1972 वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पहला व्हाइट टाइगर सफारी कहां पर शुरू किया गया? बांधवगढ़, कान्हा, मुकुंदपुर या फिर शिवपुरी। चलिए आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि मुकुंदपुर में शुरू की गई है पहली व्हाइट टाइगर सफारी। देखिए कुछ जानकारी कहां पर है मुकुंदपुर। तो मध्य प्रदेश में पहला व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी शुरू की गई है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आपके जो आपका कांस्टेबल है इसमें भी पूछा गया था, वन रक्षक में भी पूछा गया था, पटवारी में भी पूछा जा चुका है। तो आपको स्टार लगा लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पर्वत श्रृंखलाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कलुमार चोटी है। दूसरा है विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है। बताइए कौन सा कथन असत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि ये दोनों कथन जो हैं वो गलत हैं। तो आइए देखते हैं कलुमार चोटी कहाँ पर है और ये धूपगढ़ की चोटी कहाँ पर है। आइए देखते हैं। चलिए विंध्य श्रेणी की बात कर लें। विंध्य श्रेणी के बारे में आपको जानकारी दे दें तो विंध्य श्रेणी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्य में फैली हुई है। विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कलुमार चोटी है, ठीक है। जो कलुमार चोटी है वो विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चलिए इसे विंध्य का सर्वोच्च बिंदु भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है। तो कलुमार चोटी कहाँ पर है? दमोह में है और विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए सतपुड़ा की बात करते हैं। सतपुड़ा श्रेणी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में फैली हुई है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है। याद रखिएगा, धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। 1350 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो कलुमार कहाँ पर है? कलुमार जो है वो आपकी दमोह में है और होशंगाबाद में आपकी धूपगढ़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन गांवों के प्रवासी श्रमिकों से संबंधित है? मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वावलंबन योजना, जीवन धारा योजना या फिर नवजीवन योजना। कौन सी ऐसी योजना है जो प्रवासी श्रमिकों से संबंधित है? चलिए आंसर देखें, सही आंसर है डी, यानी कि नवजीवन योजना जो है वो प्रवासी श्रमिकों से संबंधित है। प्रवासी श्रमिकों का मतलब समझ रहे हैं? जो लोग पहले बाहर काम करने गए थे, मतलब कि चाहे वो विदेशों में या फिर दूसरे राज्यों में काम करने गए थे, वापस कोरोना की वजह से वापस अपने राज्य में लौट करके आए हैं, उनके लिए एक योजना चालू की गई है। उन्हें प्रवासी श्रमिक कहते हैं और नवजीवन योजना प्रवासी श्रमिकों से संबंधित है। सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, पहले इसके बारे में कुछ जानकारी दे दें तो नवजीवन योजना का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य उन गांवों में रहने वाले लोगों की मदद करना है जो रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने को तैयार है। यानी अब वो शहरों में नहीं जाएंगे, उनको अपने ग्राम में ही जो है योजना के तहत रोजगार मिल जाएगा। इस योजना के तहत सरकार अपने गांव के भीतर बहुत मामूली कीमत पर भूमि और वाणिज्य स्थान प्रदान कर रही है। यानी थोड़ी थोड़ी मतलब कम कीमत पर आपको जमीन देगी, आप वहाँ पर खेती कर सकते हैं, कोई उद्योग लगा सकते हैं, सरकार आपकी सहायता करेगी। नवजीवन योजना रोजगार से जो है आपके प्रवासी श्रमिकों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से किस खेल का व्यक्तित्व क्रिकेट से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित कौन है इनमें, यह आपसे पूछा गया है। आवेश खान, रमेश भाटिया, पूजा वस्त्रकार या फिर उपरोक्त सभी। चलिए आंसर देखें, सही आंसर है ए, यानी कि आवेश खान का संबंध क्रिकेट से है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं।
तो देखिए, आवेश खान एक भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने 14 मई 2007 को आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2017 में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के लिए अपना टी20 डेब्यू किया था। 2018-19 में वे रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के 7 विकेट पर 35 रन देने वाले प्रमुख विकेट कीपर थे। याद है, यानी आवेश खान जो हैं, वो आपके इंदौर जिले के निवासी हैं और क्रिकेट से संबंधित हैं। यही आपसे पूछा गया, सीधे पूछा जा सकता है, आवेश खान का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से आवेश खान का संबंध है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था? यानी हॉकी खिलाड़ी इनमें से कौन है? समीर दाद, कीर्ति पटेल, माइकल नाथ या फिर अमित बनर्जी? देखिए, मुझे लगता है जो प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन है, उसका सही आंसर आपका उपरोक्त सभी होना चाहिए, क्योंकि जो पूजा वस्त्रकार हैं, वो भी शायद क्रिकेट से ही संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर डी कर लीजिएगा। रमेश भाटिया भी क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसके आंसर की बात कर लें। इसका आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि जो समीर दाद हैं वो हॉकी से संबंधित हैं। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं समीर दाद के बारे में। तो समीर दाद ने भारतीय हॉकी टीम के लिए जो है यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है। कीर्ति पटेल एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो मध्य प्रदेश के लिए खेलते हैं और अमित बनर्जी पश्चिम बंगाल के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। जिन लोगों ने कल के प्रश्न का सही जवाब दिया था, कल हमने आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का क्या नाम है? तो सही आंसर है महासीर, या फिर जिसे जिसे साइंटिफिक नाम टोर टोर भी कहते हैं। किस-किसने सही आंसर दिया है देखिए। राजा दीपके ने कहा है सर एमपी पुलिस के सारे एमसीक्यू प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए। देखिए प्लेलिस्ट जो है आपकी एमपी जीके स्पेशल करके, उसमें सारे एमसीक्यू वाले वीडियो आपको देखने को मिल जाएँगे। एक एमपी एग्ज़ाम फतेह करके प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर भी आपको सारे वीडियो देखने को मिल जाएँगे। अंकुश अंकुश गरेवाल का कहना है महासीर, एक है यूट्यूब शॉर्ट नाइस क्लासेस। धर्मेंद्र सूर्या महासीर, बहुत-बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र सूर्या ने हैप्पी न्यू ईयर सभी कहा है, बहुत धन्यवाद। उसके बाद पूजा दांगी ने भी थैंक यू सो मच, बहुत हेल्पफुल क्लास कहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपका एमपी पुलिस का एग्ज़ाम कब है? चलिए, आज का प्रश्न है गुजरी महल किस किले में स्थित है? यह आपको बताना है कहाँ पर, किस किले में जो है गुजरी महल स्थित है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। जल्दी मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।